सबसे पहले सुनिए एक ऑडियो को जिसमें कमलेश तिवारी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। मेरी हत्या की साजिश रचते मेरी सुरक्षा हटा दिया। योग्य कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ। पीछे दिन रात पड़े हुए मेरी हत्या की साजिश रचते मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूँ और इन्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। मुस्लिम धर्म में एक चर्चित नाम है फतवा। भारत के विभिन्न स्टेट्स में जब भी मुसलमानों को किसी बात पर आपत्ति होती है तो कुछ मौलवी फतवा जारी कर देते हैं। फतवा में सर कलम कर देना या और कुछ होता है। हालांकि मौलवियों के द्वारा फतवा मौत का ही सुनाया जाता है। आज हम कमलेश तिवारी के केस के बारे में बात करेंगे जो एक हिंदुत्व को इकट्ठा कर रहे थे, मगर तभी कुछ मौलवियों ने उनका फतवा जारी कर दिया। फतवे में बताया गया कि कमलेश तिवारी का सिर कलम यानी कि उनकी हत्या करने वाले को 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत में बढ़ती बेरोजगारी का सब शिकार हो रहे हैं, मगर फतवे की रकम मुसलमानों को ही चाहिए थी। हालांकि इसमें ISIS का भी हाथ था। वैसे देश की सिक्योरिटी एजेंसियां अक्सर पता लगाने में जुटी होती हैं, लेकिन भारत में सैकड़ों मुसलमान आतंकवादियों के साथ मिलकर आज भी योजनाएं बना रहे हैं। ये 51 लाख रुपए की जरूरत मौलाना मोहसिन सिंह, खुर्शीद अहमद, फैजान को चाहिए थी। इन तीनों ने मिलकर कमलेश तिवारी की हत्या का प्लान बनाया और 19 अक्टूबर 2019 को भगवा रंग के कपड़े पहनकर 2 मुस्लिम लड़कों से हत्या करवा दी। हत्या करने वालों ने इनाम की राशि पाने के लिए अपनी पहचान भी छोड़ दी, जो उनका आधार कार्ड था। किसने हत्या करवाई और इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत किससे हुई और बीजेपी के कौन से बयान के कारण ये मामला भड़का, आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक भाषण में होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को लेकर एक बयान दिया था। बयान को अगर एक लाइन में पढ़ा और समझा जाए तो वो ये कि समलैंगिकता को कानून से बाहर रखा जाए, यानी कि सबको इसका अधिकार है। समलैंगिकता रिश्ते बनाने पर कोई आपत्ति नहीं हो। जैसे ही ये भाषण दिया गया, इसके बाद 2 दिसंबर 2015 समाजवादी पार्टी के सदस्य आजम खान को ये बात बुरी लगी। उन्होंने मुसलमानों को भड़काते हुए इस चीज का विरोध किया। आजम खान ने बीजेपी के कुछ लोगों को घटिया बताते हुए कुछ टिप्पणियां भी की। इन टिप्पणियों में हिंदू के खिलाफ कुछ शब्द यूज किए गए थे। ये बात जब कमलेश तिवारी ने सुनी तो उन्हें बुरी लगी। कमलेश तिवारी उभरते नेता थे, इन्होंने हिंदू परिषद भी बना रखा था। कमलेश तिवारी ने इस चीज का विरोध करते हुए आजम खान के ऊपर कुछ बयान दे दिया। मुस्लिम वर्ग ने ये बयान अपने ऊपर ना लेते हुए मोहम्मद पैगंबर पर थोप दिया। बाद में मुस्लिम वर्ग का कहना था कि मोहम्मद पैगंबर यानी कि उनके धर्म की बेइज्जती की है। इसके बाद ये बात मीडिया में फैल गई। लखनऊ में करीब 2 लाख मुसलमानों ने इस बयान का विरोध किया और कमलेश तिवारी को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। उसी दौरान कुछ मौलवियों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया। फतवे में कहा गया कि जो भी शख्स कमलेश तिवारी का सिर कलम करेगा यानी कि सर तन से जुदा करेगा, उसे 51 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। सरकार ने बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए कमलेश तिवारी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर रसूखा लगा दी। आपको बता दें, रसूखा किसी धर्म को आहत करने या उसके खिलाफ गलत बयान देने पर लगाई जाती है। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमलेश तिवारी के ऊपर से रसूखा हटा दी और उसके बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया। कमलेश तिवारी जेल से आज़ाद होकर अपने घर लौट चुका था, मगर उसके ऊपर फतवा तो अब भी जारी था। लोग 51 लाख रुपए के लिए मर मिटने को तैयार थे। कमलेश तिवारी की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उन्हें करीब 15 सुरक्षाकर्मी भी मौजूद कराए। सब ठीक चल रहा था, बात पुरानी हो गई थी। इन बातों को करीब 4 साल बीत चुके थे। तभी गुजरात के सूरत में खुर्शीद अहमद पठान, फैजान पठान और मौलाना मोहसिन शेख को इस बारे में पता चलता है कि कुछ मौलवियों ने फतवा जारी कर रखा है, वो भी 51 लाख रुपए का। इनाम की रकम पाने के लिए लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि कमलेश तिवारी की हत्या करवाएंगे और 51 लाख रुपए इनाम की रकम हासिल करेंगे। तीनों शख्स मिलकर 2 शूटर को हायर करते हैं जिनके नाम थे अशफाक और रशीद।
इन दोनों शूटर्स को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही जाती है। प्लान के मुताबिक 15 अक्टूबर 2019 को अशफाक और रशीद को 2 पिस्तौल और चाकू दिए जाते हैं। 16 अक्टूबर को अशफाक और रशीद को एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह सूरत की मशहूर मिठाई है, तुम लोग मिठाई देने के बहाने कमलेश तिवारी के घर जाओ और उसका सर कलम कर देना। दोनों के हाथ में 10-10 हजार रुपए दे दिए जाते हैं और उन्हें गुजरात से कानपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया जाता है। दोनों युवक कानपुर स्टेशन पर उतरते हैं और सबसे पहले नया सिम कार्ड और एक टेम्परेरी फोन खरीदते हैं। ये सिम इन्होंने खुद के आधार कार्ड पर ही खरीदा था। इसके बाद दुकान वाले से बस स्टैंड का पता पूछते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें लखनऊ जाना है। दुकान से ऑटो में सवार होकर दोनों युवक कानपुर बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां से करीब 2 घंटे का सफर तय करके लखनऊ पहुंच जाते हैं। कमलेश तिवारी के घर से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल है। ये दोनों फैसला लेते हैं कि ये दोनों इसी होटल में रुकेंगे। इसकी वजह ये भी थी कि हत्या करके वापस आने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोनों युवक होटल में जाके अपना आधार कार्ड देते हैं। होटल के रिसेप्शन पर इनके आधार कार्ड की कॉपी ले ली जाती है। इसके बाद इन्हें रूम नंबर 105 मिलता है, जहां इन्हें रुकना था। एक बैग और एक मिठाई के डिब्बे के साथ ये होटल रूम में घुसते हैं, जहां ये रात को पहले तो शराब पीते हैं। 18 तारीख की रात इन्होंने जमकर शराब पी, क्योंकि 19 को इन्हें कमलेश तिवारी की हत्या करनी थी। सुबह 8 बजे सोकर उठने के बाद दोनों युवक पहले तो नहाते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं। दोनों युवक अपने साथ भगवा रंग के 2 कुर्ते भी लेकर आए थे, क्योंकि कमलेश तिवारी हिंदू धर्म से थे। उन्होंने हिंदू संघ भी बना रखा था। भगवा रंग के कपड़े पहनकर जाने से इनका कमलेश तिवारी से मिलना आसान रहता। दोनों युवक जींस के ऊपर भगवा रंग का कुर्ता पहन लेते हैं और होटल रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेप्शन पर ये लोग बताते हैं कि इन्हें पास ही की एक जगह पर जाना है और 2 घंटे में वापस लौट आएंगे। होटल रिसेप्शन पर बैठे युवकों को इनके ऊपर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि इनका सामान होटल में ही था, जिसके कारण इनके बाहर जाने पर रिसेप्शन पर बैठे युवक को कोई आपत्ति नहीं थी। करीब 9 बजे दोनों रशीद और अशफाक कमलेश तिवारी के घर की तरफ बढ़ते हैं। इनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा भी था, जो सूरत की एक मशहूर दुकान से लिया गया था। दोनों युवक कमलेश तिवारी के घर के आगे पहुंच चुके थे। गार्ड को बताते हैं कि वो हिंदू संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन्हें कमलेश तिवारी से मिलना है। गार्ड को युवक बताते हैं कि वह बहुत दूर से आए हैं। गार्ड को दोनों युवकों पर शक नहीं होता, क्योंकि इन्होंने भगवा रंग के कुर्ते जो पहने थे। गार्ड इन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। इसी दौरान कमलेश तिवारी की सुरक्षा में सिर्फ एक पुलिस वाला तैनात था, क्योंकि हाल ही में योगी की सरकार आई थी, तो योगी सरकार ने कमलेश तिवारी की सुरक्षा में तैनात 15 पुलिस वालों को हटा दिया था। हालांकि कमलेश तिवारी ने कई बार यह बात कही कि उन्हें जान का खतरा है और योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा दी है। जैसे ही युवक कमलेश तिवारी से मिलते हैं और बातें शुरू करते हैं, बातों बातों में वो कमलेश तिवारी को मिठाई का डिब्बा भी दे देते हैं। बातचीत के दौरान कमलेश तिवारी की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी बाहर चला जाता है। तभी नौकर चाय देने आता है और चाय देने के बाद नौकर वहीं खड़ा हो जाता है। रशीद और अशफाक के लिए एक समस्या थी कि नौकर वहीं खड़ा हो गया है। नौकर को वहां से हटाने के लिए रशीद कमलेश तिवारी को कहता है कि क्या आप सिगरेट मंगवा सकते हैं। कमलेश तिवारी नौकर को सिगरेट लाने के लिए भेज देते हैं। तभी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों युवक कमलेश तिवारी पर टूट पड़ते हैं। रशीद गोली चलाता है, मगर गोली पिस्तौल में ही फंस गई थी। इसके बाद दोनों युवक चाकू निकालकर कमलेश की गर्दन पर 30 से ज्यादा वार करते हैं। जब इन्हें लगता है कि कमलेश तिवारी अब मर चुका है, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रशीद और अशफाक फिर से होटल जाते हैं। रशीद का कुर्ता खून से भरा हुआ था। वह अपना हाथ छुपाते हुए रिसेप्शनिस्ट से रूम की चाबी लेता है और अपने रूम में चला जाता है, जहां दोनों युवक कपड़े बदलते हैं और चाकू पिस्तौल को कमरे में ही छोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों युवक रिसेप्शन पर आते हैं और कहते हैं कि वह पास में ही सिगरेट पीने जा रहे हैं। ऐसा कह के वह वहां से निकल जाते हैं। इधर जब नौकर आकर देखते हैं तो कमलेश तिवारी खून से सने हुए थे। कमलेश तिवारी को आनन फानन में पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। कमलेश तिवारी की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई थी। पुलिस की टीम नियुक्त की जाती है कातिलों का पता लगाने के लिए। 20 अक्टूबर 2019 को पुलिस जांच में मिठाई का डिब्बा सामने आता है। उसी दौरान पुलिस हत्या करने वाले दोनों आरोपियों की जांच शुरू करती है। पुलिस को कई रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों से दोनों का चेहरे का पता लगता है। दोनों युवक भगवा रंग के कुर्ते पहने आए थे।
न्यूज चैनल्स में दोनों युवकों के वीडियोस दिखाए जाते हैं। 21 अक्टूबर 2019 को होटल के रिसेप्शनिस्ट को भी यह पता चल चुका था कि युवकों ने कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। होटल रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ को शक होता है कि उनके यहाँ 2 युवक भगवा कुर्ता पहनकर निकले थे और होटल में बिना चेकआउट किए ही फरार हो गए। होटल का स्टाफ घबराई हुई हालत में था। वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस होटल के रूम नंबर 105 की जांच करती है तो पुलिस को चाकू और पिस्तौल और आधार कार्ड बरामद होता है। पुलिस को आरोपियों का एड्रेस मिल चुका था। गुजरात एटीएस को जैसे ही इस बात का पता चलता है वह आरोपियों के घर जाती है, मगर आरोपी फरार थे। तभी गुजरात एटीएस सूरत की उस मिठाई की दुकान पर जाती है जहां से डिब्बा खरीदा गया था। पुलिस जब मिठाई की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है तो उन्हें एक शख्स मिलता है जो मुस्लिम है और उसने मिठाई खरीदी थी। सबसे मिठाई खरीदने वालों से पूछताछ होने के बाद पुलिस का शक मोहसिन शेख पर आ गया था। दुकान के मालिक तथा कैमरों से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस का पूरा शक मोहसिन शेख और फैजान पर आ गया था। दरअसल ये दोनों ही मिठाई खरीदने आए थे। गुजरात एटीएस इन्हें टॉर्चर करती है तो ये सच बताना शुरू करते हैं। पुलिस को ये बताते हैं कि इन्होंने रशीद और अशफाक को इस काम के लिए चुना था। दोनों को पुलिस जेल भेज देती है, मगर रशीद और अशफाक कहानी लिखे जाने तक यानी कि 2024 तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एटीएस को यह भी जानकारी मिली कि इसमें आईएसआईएस का हाथ है। कुछ आईएसआईएस के संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। ये थी आज की कहानी जिसमें आपने सुना कि फतवा जारी करने वाले मौलवियों ने कैसे कमलेश तिवारी की हत्या करवा दी। आपको बता दें 2023 में हिंदू संघ के वरिष्ठ नेता कमलेश तिवारी के बेटे पर भी चाकू से हमला हुआ था, जो हिंदू संघ को संभाल रहे हैं। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इन सब चीजों को देखते हुए साफ पता चलता है कि सरकार ने कमलेश तिवारी के साथ साथ उसके परिवार को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बाय।